The next type of connective tissue is supporting connective tissue. Now under supporting connective tissue, we have to study about the cartilage and bone. Now in the previous type of connective tissue, we have seen different types, that is areolar tissue, adipose tissue, right? Now the types of connective tissue depend upon the density of the matrix or the nature of the matrix, right? In the previous type of connective tissues, the matrix is semi-solid, like a gel, right Hmm. now? Now, in supportive connective tissue, the nature of matrix will again change. Okay, it will a little bit solidified. So, in supportive connective tissue, it is divided into two types: cartilage and bone. Now, in cartilage, it is a pliable yet tough tissue. Pliable का मीनिंग पता है? No, no. फ्लेक्सिबल, यानी यहाँ पर मैट्रिक्स जो होगा इट विल बी फ्लेक्सिबल बट स्टिल इट इज नॉट एज हार्ड एज बोन. समझ में आ रहा है? Hmm. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा नोज का कार्टिलेज होता है या ईयर का है, पिना का कार्टिलेज है, दैट इज कार्टिलेज, राइट? Hmm. सो इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर बट सॉलिड है लेकिन फ्लेक्सिबल है. ठीक है, सच अ काइंड ऑफ it is called as pliable actually. So cartilage is flexible, still it is though it is a tough tissue, it is flexible in nature. Now जब हमने क्लासिफिकेशन सीखा था तो पाइसेस जो देखे थे उनमें स्केलेटन जो होता है वो आइदर कार्टिलेज और बोनी, इस तरीके से दो टाइप के एंडोस्केलेटन्स देखे थे. ठीक है ना? याद आ रहा है कुछ थोड़ा सा? Hmm. अगर बैकवर्ड जाते हैं तो कॉन्ड्रिक्थिक्स एंड ऑस्ट्रिक्थिक्स, ये दो टाइप देखे थे. तो कॉन्ड्रा यानी कार्टिलेज, उस वक्त भी मैंने बताया था. तो सेम वो वर्ड मैं यहाँ पर क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो सारे हैं ना, कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रोस, कॉन्ड्रा यानी कार्टिलेज होता है. ये एक बार रिमाइंड करने के लिए मैंने सिर्फ वो वर्ड यहाँ पर आपको बताया. So cartilage it forms the endoskeleton in fishes like shark. ये हमने एक स्पेसिफिक ग्रुप ही देखा था जिनको हम कॉन्ड्रेक्टिक बोलते हैं. It is widely distributed in vertebrate animals. In cartilage, abundant matrix is delimited with a sheet of collagen fiber called as perichondrium. See, every tissue will have its own outer covering or a sheath. जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस का एक उसका खुद का डीलिमिटिंग कवर. डीलिमिटिंग का मीनिंग तो पता है ना, जो लिमिट करता है उसको, Hmm. विच फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, उसको हम बोलते हैं डीलिमिटिंग पार्ट. सिमिलरली जो कार्टिलेज होता है उसकी जो बाउंड्री होती है या उसका जो शीथ होता है, इट इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम. पेरी यानी आउटर मोस्ट, कॉन्ड्रा जो होता है दैट इज कार्टिलेज. सो दिस इज द शीथ विच इज मेड अप ऑफ कोलाजिन फाइबर्स, यानी वाइट फाइबर्स से बनता है. सो द कार्टिलेज इज ऑलवेज कवर्ड विथ अ sheath made up of white fibers or collagen fibers which is called as perichondrium. समझ में आ रहा है? अभी आगे जाके हम अलग अलग लेसन जो देखेंगे उसमें कुछ कवरिंग्स वगैरह आएंगे, तो हर एक ऑर्गन का या विसरा जो भी होगा उसका जो भी कवरिंग होता है उसको जो प्रीफिक्स होता है वो हमेशा पेरी होता है, ध्यान में रखना ये. एंड जो भी ऑर्गन का नाम या जो भी उसका लैटिन नेम होगा वो आगे आएगा. तो पेरिकॉन्ड्रियम इज द कवरिंग ऑफ द कॉन्ड्रियम, दैट इज कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज. मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रिन. सो जो कार्टिलेज है उसका जो मैट्रिक्स है उसका स्पेसिफिक नाम होता है विच इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रिन, एंड दिस कॉन्ड्रिन इज लिमिटेड विद द पेरिकॉन्ड्रियम. समझ में आ रहा है ना? Yes. Just below the perichondrium
immature cartilage forming cells are called as chondroblasts are present. यहाँ पर डायग्राम है देखो, सी अगर ये कार्टिलेज का टीएस है तो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, दैट इज पेरिकॉन्ड्रियम. नाउ जैसे हम आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे तो पेरिकॉन्ड्रियम के बाद जो लेयर आता है दैट इज कॉन्ड्रोब्लास्ट. सो दीज आर इमैच्योर सेल्स. ये जब मैच्योर होती है तब हम उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. इमैच्योर है तो कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं. समझ में आ रहा है? Yes. आफ्टर फुल ग्रोथ दे आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स. नाउ ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होती है वो इस तरीके से जो लैक्यूना होता है वो लैक्यूना में प्रेजेंट होती है कॉन्ड्रोसाइट्स. लैक्यूना अगेन एक डिलिमिटिंग यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स लाई करती है. हर एक लैक्यूना में 2 से 8 कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होती है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है? Yes. फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ. हाँ. दो इट इज अ डायग्राम ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज, हम सिर्फ कार्टिलेज के हिसाब से इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से सेल्स प्लेस किए जाते हैं इनसाइड द कार्टिलेज. द कार्टिलेज इज कवर्ड by the perichondrium. This is the perichondrium. The perichondrium is made up of white fibers or collagen fibers. Now, just beneath the perichondrium is a layer of cells which are immature. Those are called as chondroblasts. Chondroblast जब mature हो जाती है then we call it as chondrocytes. And these chondrocytes they lie in lacuna और लैक्यूनी. लैक्यूनी सिंगल होगा, लैक्यूना मेनी होंगे. एक एक लैक्यूनी में 2 से 8 कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होती है. क्लियर है? दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज. सो just below the perichondrium, immature cartilage forming cells called as chondroblasts are present. The chondroblasts mature and get converted into chondrocytes. ये ध्यान में रखना है कि पहला जो immature cartilage cell होता है उसको हम बोलते हैं chondroblast. After maturity it is called as chondrocyte. Now chondrocytes are seen scattered in the matrix. So chondrocytes जो होती है वो scattered होती है matrix में. They are enclosed in a lacunae. So these chondrocytes are placed inside the lacuna. Each lacuna contains 2 to 8 chondrocytes. Now based upon the type of matrix there are four types of cartilage. So यहाँ पर भी जो मैट्रिक्स है according to the nature of the matrix the cartilage is divided into 4 types: hyaline cartilage, elastic cartilage, fibrocartilage and calcified cartilage. अगर इसको हम सीक्वेंस से याद रखते हैं तो जैसे जैसे आगे जाएंगे डेंसिटी जो है मैट्रिक्स की वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती जाती है, यानी हार्डनिंग होता जाता है थोड़ा थोड़ा सा. सो हाईलाइन कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स है इट इज ब्लूइश इन नेचर, ब्लूइश व्हाइट कलर का होता है, जेल लाइक होगा यहाँ पर. सो इन दिस टाइप ऑफ कार्टिलेज द पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट. नाउ दिस अगेन सी जो टाइप है ना मैट्रिक्स सॉरी कार्टिलेज के, यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट. तो इनमें से एक ही टाइप है जिसमें पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होता है, दैट इज फाइब्रोकार्टिलेज जो है उसमें एब्सेंट होता है. अगर आप इतना ध्यान में रखते हो तो बाकी की जो 3 टाइप है उनमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है, ये ध्यान में रखने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी. जो डिफरेंस है वो ध्यान में रखूं, बाकी का इजी हो जाता है फिर. सो पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट. मैट्रिक्स जो है यहाँ पर ब्लूइश व्हाइट कलर का होता है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी होगी. Very fine collagen fibers and chondrocytes are present. Hyaline cartilage is elastic and compressible in nature. So सबसे ज़्यादा flexible जो होगा that is the hyaline cartilage. It acts as a good shock absorber as it is compressible, most flexible
It acts as a good shock absorber as well as it provides flexibility. Now प्रेजेंट कहाँ होगा, ये जो फंक्शन है उस पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर होगा. एज इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, जो भी जॉइंट्स होते हैं, हर जॉइंट में जो बोन्स होते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम यहाँ पर भी डायग्राम, जो भी लॉन्ग बोन्स है उनका whatever end which participates in the formation of joint, that end is covered with hyaline cartilage. समझ में आ रहा है? So the bones are covered at the end with the hyaline cartilage to provide to avoid friction. ठीक है? Then epiglottis, trachea, ribs, larynx and hyoid bone. These are the structures which are made up of hyaline cartilage. Long bones के end पर hyaline cartilage होता है, and these are the structures in the body which are made up of hyaline cartilage. Again जो ribs है ना, ribs के जो end होते हैं, those end are जैसे यहाँ पर है, उसी तरीके से ribs के जो दोनों end होंगे, आपको thoracic cavity सीखी है ना, मतलब याद है, सी रिब ऐसा होगा, राइट ना, सी शेप होते हैं. तो जो ये जो एंड है, अगर हम इसको वेंट्रल एंड बोलते हैं, वेंट्रल एंड डॉर्सल, डॉर्सल यानी बैक साइड. सो बैक साइड में क्या होगा, यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना. सो वर्टिब्रल कॉलम को अटैच होने वाला जो एंड होता है, इट हैज द कवरिंग ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज. सिमिलरली आगे जो स्टर्नम होता है उसको जो एंड अटैच होगा, that end also has hyaline cartilage to provide flexibility obviously. and obviously यहाँ पर जो भी ये जो joints होते हैं ये बहुत ज्यादा flexible नहीं होते, ठीक है. तो so these are the places where we can find the hyaline cartilage. ट्रैकिया तो पता है ना, ट्रैकिया विंड पाइप. आवाज आ रहा है मेरा? सो ट्रैकिया के जो कार्टिलेज है, सी शेप जो भी कार्टिलेज होते हैं ट्रैकिया पे, दोज आर मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज. एपिग्लॉटिस क्या है पता है या नहीं पता है? हाँ या ना सुनाई नहीं दे रहा है? नो मैम. नहीं पता. ओके. सी, हमारी जो नेक रीजन है, नेक रीजन में फ्रंट में ट्रैकिया होता है, करेक्ट है? इस तरीके से बोन्स होते हैं. एंड उसके बैक साइड में यहाँ पर ईसोफेगस होता है, दैट इज द फूड पाइप. इसको हम बोलते हैं विंड पाइप एंड दिस इज द फूड पाइप. विंड पाइप जो है वो कार्टिलेज के वजह से हमेशा ओपन रहता है, whereas जो ईसोफेगस है वो कोलैप्स रहता है हमेशा, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मसल्स. यहाँ पर कार्टिलेज होते हैं, ट्रैकिया में हाइलाइन कार्टिलेज होता है जो अभी हमने देखा. दिस कार्टिलेज हेल्प्स टू ओपन अप और इट कीप्स द विंड पाइप ऑलवेज ओपन, राइट. बट ईसोफेगस जो होगा, ये जो मस्कुलर ट्यूब होगी, ये हमेशा क्लोज रहती है. whenever we eat then only it opens, ठीक है. now epiglottis क्या है? epiglottis एक यहाँ पर कवरिंग होता है. ये कवरिंग क्यों होता है? whenever we eat food, ये जो epiglottis है, it will cover the windpipe so that food or any food particle by accidentally it should not go inside the windpipe. So जब भी हम कुछ भी खाते हैं, जब भी ये ईसोफेगस है ओपन होगा, एट दैट टाइम यहाँ पर एपिग्लॉटिस विंड पाइप को कवर कर लेगा. समझ में आ रहा है एपिग्लॉटिस कहाँ है? यस मैम. तो जहाँ पर हमारी ओरल कैविटी खत्म हो जाएगी एंड ये दो स्ट्रक्चर शुरू हो जाएंगे, एट दैट प्लेस एपिग्लॉटिस इज प्रेजेंट. लैरिंग्स जो हम जिसको साउंड बॉक्स
बोलते हैं, या वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, इट इज मेड अप ऑफ अगेन हाईलाइन कार्टिलेज, वो भी इसी साइट में होता है। हाइयोइड बोन, जो हमारा लोअर जॉ है ना, लोअर जॉ के नीचे एक बोन होता है, बोन नहीं होता है एक्चुअली, वो कार्टिलेज होता है, इट इज कॉल्ड एज हाइयोइड बोन, यानी हाइयोइड बोन, दिस इज द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर। दिस हाइयोइड बोन इज मेड अप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जब हम 12th का पोर्शन शुरू करेंगे एंड बोन्स का स्टडी करेंगे, एट दैट टाइम यू विल कम टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ हाइयोइड बोन। सो दिस बोन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ कार्टिलेज। क्लियर है? ये जो भी पार्ट्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं Yes, हाईलाइन ma'am. कार्टिलेज के, क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है। The next type of cartilage is elastic cartilage, as the name says। अभी ये इलास्टिक कार्टिलेज है, इसका मतलब इसमें कौन से फाइबर्स ज्यादा होंगे, इलास्टिसिटी होगी, एंड इलास्टिन फाइबर्स जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगे। इन इलास्टिक कार्टिलेज पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट, अगेन द कवरिंग जो होगा, आउटर कवरिंग जो होगा, इट इज प्रेजेंट। मैट्रिक्स कंटेन्स इलास्टिक फाइबर्स। सो ये जो मैट्रिक्स है, इट विल कंटेन इलास्टिक फाइबर्स, इसमें बहुत सारे इलास्टिक फाइबर्स होंगे। कॉन्ड्रोसाइट्स आर फ्यू इन नंबर, जो कॉन्ड्रोसाइट्स होती है यानी बोन सेल्स, मैच्योर बोन सेल्स होती है, उसका नंबर लिटिल होगा, कम होगा एज कंपेयर टू हाईलाइन कार्टिलेज। इट गिव्स सपोर्ट एंड मेंटेन्स शेप ऑफ द बॉडी पार्ट्स। सो जो भी हमने मतलब ईयर लोब या पिना या नोज टिप, ये जो भी पार्ट्स है जिसके वजह से उस बॉडी पार्ट को एक स्पेसिफिक शेप मिलता है, दोज आर मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। सो जो भी पिना है या नोज टिप वगैरह, ये जो भी पार्ट्स है, दीज आर मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। दिस हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द पार्ट और दैट पर्टिकुलर पार्ट। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज इज फाइब्रोकार्टिलेज। नाउ यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी है मैट्रिक्स की, वो थोड़ी सी और ज्यादा रिजिड हो जाएगी। पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट, ओनली इन फाइब्रोकार्टिलेज द पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट। मैट्रिक्स कंटेन्स बंडल्स ऑफ कोलाजिन फाइबर्स एंड फ्यू कॉन्ड्रोसाइट्स। तो यहाँ पर व्हाइट फाइबर्स जो है, कोलाजिन फाइबर्स जो है वो ज्यादा होंगे। अगेन कॉन्ड्रोसाइट्स का नंबर कम होगा। स्कैटर्ड इन द फाइबर्स, इस तरीके का स्ट्रक्चर, मतलब फाइबर्स के अंदर स्कैटर्ड होंगे। फाइब्रोकार्टिलेज इज द मोस्ट रिजिड कार्टिलेज। सो जो पहले तीन टाइप है, दैट इज हाईलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रोकार्टिलेज। ये जो थ्री कार्टिलेजेस है, ये नॉर्मल कंडीशन में, मतलब हेल्दी एडल्ट्स में ये तीनों कार्टिलेज हमको दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये मेंशन क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर इट इज द मोस्ट रिजिड, यहाँ पर उन्होंने बोला है। एंड नेक्स्ट जो टाइप हम देखेंगे, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, इट इज स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन द ओल्ड एज पीपल, मतलब जब कैल्सिफिकेशन होता है नेचुरली, तब जो कार्टिलेज है वो कैल्सिफाई हो जाता है, तब हम उसको कैल्सिफाइड कार्टिलेज बोलते हैं। दिस इज नॉट नॉर्मली फाउंड। ये जो पहले तीन टाइप है नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स में हमको दिखाई देते हैं, दैट इज वाई जो पहले तीन टाइप है उनमें सबसे ज्यादा रिजिड जो होगा, दैट विल बी द फाइब्रो कार्टिलेज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. ठीक है। इट मेंटेन्स द पोजीशन ऑफ वर्टिब्री। नाउ ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क। पता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होता है? पता है या नहीं? नहीं पता। वर्टिब्रल कॉलम क्या है ये तो पता है? वर्टिब्रल कॉलम तो पता है ना, स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं। Yes. स्पाइनल कॉर्ड को ही हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रास। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सर्कल में निकालूंगी वर्टिब्रास, ये शेप नहीं होता है वर्टिब्रा का। जस्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसके अंदर इस तरीके से वर्टिब्रास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नाउ वर्टिब्रास आर द बोनी स्ट्रक्चर्स। ये दो वर्टिब्रास जो है उसके बीच में एक डिस्क होती है। This is called as intervertebral disc and this disc is made up of fibrocartilage. हमारा जो vertebral column है
उसकी दैट इज फ्लेक्सिबल बट इट इज नॉट, मतलब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल ऐसे नहीं है। फ्लेक्सिबल हम बेंड हो सकते हैं आगे पीछे थोड़ा सा बेंड होता है, बहुत ज्यादा बेंड नहीं हो सकते। प्रैक्टिस जिसको होगी उन्हीं को पूरा बेंड होना आता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जो डांसर्स है, एथलीट्स है वगैरह वगैरह, दे कैन, मतलब जो बैक फ्लिप बोलते हैं ना, वो कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन जो नॉर्मल मूवमेंट हम करते हैं, बैक बेंडिंग या फ्रंट बेंडिंग, साइड में बेंड हो सकते हैं, मतलब जो भी वर्टिब्रल कॉलम है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द फाइब्रो कार्टिलेज। अगेन दिस फाइब्रो कार्टिलेज और दीज इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होते हैं, वो ये जो वर्टिब्रास है उनका फ्रिक्शन जो है वो अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। समझ में आ रहा है? So fibrocartilage is present at the site of intervertebral discs as well as pubic symphysis. Now pubic symphysis क्या है पता है? No, man. नहीं पता। पेल्विक बोन्स तो पता होंगे ना? पेल्विक गर्डल पता है? पेल्विक गर्डल जो हमारे लोअर लिम्ब है, और सैक्रल पार्ट जो है ना, सैक्रम पता है? वो भी नहीं पता। सी हमारे जो लोअर लिम्ब है उसका जो अपर बोन है उसको क्या बोलते हैं? फीमर। नाम तो सुना है? नहीं पता? मैम क्या बता रहे हो? पेल्विक गर्डल क्या होता है ये मैं पूछ रही हूँ, आपको पता है क्या पेल्विक गर्डल क्या है? एग्जाम्पल बताओ ना कुछ जिससे याद आएगा। सी पेल्विक गर्डल, सी हमारे बॉडी में ना दो टाइप के गर्डल, दो गर्डल्स है। एक पेल्विक गर्डल है यानी पेक्टोरल गर्डल है। पेक्टोरल गर्डल यानी जो भी शोल्डर के या शोल्डर जो बोन्स है ना, वो जहां पर अटैच होते हैं, दैट इज द पेक्टोरल गर्डल। पेल्विक गर्डल, पेल्विक का, पेल्विस का मीनिंग तो पता है ना, जिसको हम कॉमनली कमर बोलते हैं। यस मैम। ठीक है ना? तो पेल्विक गर्डल यानी जिससे ये जो लंबर पार्ट जो है बोन जॉइन होता है वो ना। हाँ, तो यहाँ पर जो दो बोन्स होते हैं ना पेल्विक के, ठीक है ना, तो उसका जो यस मैम ये फ्रंट, पता है। जो फ्रंट पार्ट है, ये जो जॉइन होता है यहाँ पर कार्टिलेज होता है। ये जो पार्ट मैंने डार्क किया है वहां पर कार्टिलेज होता है। दैट कार्टिलेज इज कॉल्ड एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। एंड यहाँ पर हमारा वर्टिब्रल कॉलम होगा। ठीक है ना? सो फ्रंट वाला जो जॉइन होता है उसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। दिस प्यूबिक सिम्फाइसिस मैम इज इतना बड़ा नाम, आ इतना बड़ा नाम याद कैसे रखने का है नाम? ये पार्ट जो होता है ना उसी को प्यूबिक पार्ट बोला जाता है या प्यूबिस बोला जाता है। यहाँ पर जो बोन होता है ना, दिस बोन इज कॉल्ड एज प्यूबिस बोन। इतना डिफिकल्ट, वही मैंने बोला, जब 12th में आप बोन स्टडी करोगे तो ये नाम आपको ज्यादा इजी लगते हैं। ये जो बोन है यहाँ पर बना हुआ, ये जैसे हर एक बोन का नाम होता है ना, फीमर है, यूमरस है वगैरह वगैरह, उसी तरीके से यहाँ का जो बोन होता है उसको हम प्यूबिस बोलते हैं। एंड वहां पर जो जॉइंट फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड एज सिम्फाइसिस। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। समझ में आ गया? यस मैम। Now this pubic symphysis is made up of fibrocartilage. Basically in male body pubic symphysis का कोई भी फंक्शन नहीं होता है बॉडी में, क्योंकि दिस इज द मोस्ट रिजिड कार्टिलेज। यहाँ पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत मेल बॉडी में नहीं पड़ती है। लेकिन फीमेल बॉडी में जब पार्चुरेशन यानी बर्थ होती है बेबी की, पार्चुरेशन का मीनिंग होता है गिविंग बर्थ टू अ बेबी, वो प्रोसेस यानी जिसको हम कॉमनली बोलते हैं डिलीवरी होती है बेबी की, उस वक्त ये जो पेल्विक कैविटी है ये थोड़ी सी बढ़ती है, इस तरीके से बड़ी होती है। ये बड़ी क्यों होती है? टू गिव आउट द बेबी, राइट, बेबी को डिलीवर करने के लिए। तो उस वक्त ये जो कैविटी इंक्रीज होगी साइज, उसको हेल्प करता है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो फीमेल बॉडी में इसका वर्किंग ओनली ड्यूरिंग द एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ होता है। मेल बॉडी में प्यूबिक सिम्फाइसिस का उस तरीके से कोई अलग से फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम ये आपको अंडरस्टूड। 12th के लिए भी ध्यान में रखना है, अभी के लिए नहीं।
So this was Okay, about ma'am. the fibrocartilage. Next type of cartilage is calcified cartilage. Now calcified as the name suggests, जो भी cartilage है उसमें salt deposition हो जाता है and उसके वजह से फिर वो rigid बन जाता है. That is called as calcified cartilage. This type of cartilage becomes rigid due to the deposition of salts in matrix. अभी ये कब होगा? Because of the age. Age के वजह से ये होता है. This reduces the flexibility and जब ये calcification होगा या deposition of salt होगा matrix में, at that time जो flexibility होती है वो कम हो जाती है. जैसे कि जो भी ओल्ड पीपल होते हैं उनमें घुटने दर्द करते हैं या बेंड नहीं होने आता वगैरह वगैरह, ये जो भी प्रॉब्लम्स होते मैम हैं स्टार्टिंग में भी होता है, कभी ओल्ड को ही नहीं होता, यंग को भी होता है. ये यंग को जो भी होगा ना वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है. ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा. इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, हम जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं. कुछ इन्फेक्शन होता है उस वक्त सिर्फ होगा, लेकिन वो क्यूरेबल होता है. यंग एज में जो भी होगा ना वो क्यूरेबल होता है. जो भी इन्फेक्शन होगा या जो भी क्या बोलते हैं इन्फ्लेमेशन होगा वो ड्रग्स मतलब मेडिसिन से हम क्लियर कर सकते हैं. लेकिन जो कैल्सिफाइड कार्टिलेज होता है उसमें सॉल्ट डिपोजिशन हो जाएगा जो कि हम अगेन नॉर्मल में नहीं लेके जा सकते. समझ में आ रहा है डिफरेंस दोनों में क्या है? यस मैम. ठीक है. सो दैट इज वाई ये अलग अलग टाइप की है, फाइब्रो कार्टिलेज एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज. सो कैल्सिफाइड कार्टिलेज जो होगा वो हमको सिर्फ ओल्ड एज में ही या ओल्ड पीपल में ही मिलेगा बिकॉज देयर इज डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स इन द कार्टिलेज. नाउ दूसरा एक होता है कोई कुछ ऐसे डिसीजेस होते हैं जिन कार्टिलेज में सॉल्ट डिपोजिशन किसी भी एज में हो सकता है. समझ में आ रहा है? That will be an abnormal condition. क्लियर है? कार्टिलेज का टॉपिक क्लियर है? यस मैम. नेक्स्ट सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू इज बोन. नाउ यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है. सिया जब भी हम कनेक्टिव टिश्यू देख रहे हैं ना तो जैसे जैसे आगे आगे जा रहे हैं उस हिसाब से मैट्रिक्स जो है उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है, वो ज्यादा हार्ड होता जाता है. बोन में सबसे ज्यादा हार्ड होता है. ठीक है. सो द बोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हार्ड मैट्रिक्स. नाउ जैसे हमने कार्टिलेज में मैट्रिक्स को कॉन्ड्रीन बोलते हैं ये देखा था, उसी तरीके से बोन में मैट्रिक्स को ओसेन बोलते हैं. समझ में आ रहा है? ये नाम ध्यान में रखने हैं. नाउ दिस ओसेन इज मेड अप ऑफ मिनरल सॉल्ट हाइड्रोक्सी एपेटाइट. तो जो ओसेन होता है ये बनता है इससे. क्लियर है यहां तक? यस मैम. ठीक है. द आउटर टफ मेम्ब्रेन. मैम हाँ बोलो. वो ओसिन बस ध्यान में रखना है ना नाम? बस इतना ही ध्यान में रखना है. और अगर आते जाते हाइड्रोक्सी एपेटाइट ध्यान में रखो तो भी चल जाएगा. ठीक है. ओके मैम. तो इतना ही ध्यान में रखना है. ये फॉर्मूला ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं स्पेसिफिकली. ठीक है. जैसे हमने कार्टिलेज में देखा था कि उसका आउटर कवरिंग होता है उसको हम पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं. उसी तरीके से बोन का जो आउटर कवरिंग है उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम. ऑस्टिया बोन, कॉन्ड्रा कार्टिलेज. ठीक है. So the outer tough covering is called as periosteum. It encloses the matrix. Blood vessels and nerves pierce through the periosteum. So जो भी blood vessels या nerves होंगी जिनका बोन को सप्लाई होता है, यहाँ पर डायग्राम में देखो वो इस तरीके से ये जो है ना पेरिओस्टियम कवरिंग, ये फ्लैप लाइक जो भी दिखा रहे हैं, दिस इज द कवरिंग ऑफ द बोन. सो इसको पियर्स करते ये सारे अंदर जो बोन है उसमें ट्रैवल करते. समझ में आ रहा है? यस मैम. मैट्रिक्स इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेयर्स कॉल्ड एज लैमेली. सी अभी यहाँ पर जो डायग्राम है इसके थ्रू ही आपको ये बताती हूँ. यहाँ पर जो है ना बोन का डिटेल स्ट्रक्चर दिया है. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये जो भी है दिस इज द पेरिओस्टियम विच इज द कवरिंग ऑफ द बोन.
अंदर जो भी होगा, दिस इज द ओसेन, दैट इज द हार्ड मैट्रिक्स ऑफ द बोन। नाउ ये जो मैट्रिक्स होता है ये इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज होता है। अभी कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग आपको पता है ना? कॉन्सेंट्रिक क्या है? सेंटर, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर जो होता है वो सेम होता है, इस तरीके से। अभी ये मेरा सर्कल तो है नहीं लेकिन समझ लो, कॉन्सेंट्रिक सेंटर हर एक सर्कल का सेंटर सेम होगा, दैट इज कॉन्सेंट्रिक। समझ में आ रहा है? ओके मैम। ठीक है। सो जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ लैमेली। सो इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम में देखो, बहुत सारे सर्कल सर्कल में मैट्रिक्स अरेंज किया है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। सो ये जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं लैमेली। मतलब ये जो भी कंसेंट्रिक लेयर में जो भी अरेंज किया जाता है वो हर एक सर्कल को हम बोलते हैं लैमेली। लैमेली का मीनिंग समझ में आ गया? हाँ मैम। पक्का दोनों को समझ में आ गया? Now each lamella contains fluid filled cavities called as lacunae. See, एक एक अभी इन्होंने ना क्या किया है, ये जो एक लैमेला है उसको ऊपर निकाल के दिखाया किस तरीके से। दिस इज द, यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कैसे होते हैं ये समझ में आएगा। दिस इज द सेंटर एंड वहां से सर्कुलर फॉर्म में जो भी अरेंज होता है मैट्रिक्स उसको हम बोलते हैं लैमेली। हर एक सर्कल को हम लैमेली बोलेंगे। क्लियर हो रहा है इस डायग्राम से लैमेली क्या है? हाँ मैम। ठीक है। अभी ये जो लैमेली है इसमें बीच बीच में आपको कहीं तो ओवल्स दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ओवल ओवल लाइक स्ट्रक्चर सर्कल्स है। हाँ। छोटे छोटे जो हर एक सर्कल में एक बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो जो बीड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज लैक्यूना। समझ में आ रहा है क्या? यस मैम। ये जो एक एक सर्कल है इस सर्कल को हम बोलेंगे लैमेली। अभी ये मिनी है तो लैमेली हो गया, अदरवाइज हम उसको लैमेला बोलेंगे। ठीक है। अभी ये जो एक सर्कल है पूरा, इसमें जो हमको बीड्स दिखाई दे रहे, बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसे कुछ तो ओवल ओवल दिखाई दे रहा है ना, है ना? ठीक है। तो ये जो ओवल ओवल है उनको हम बोलते हैं लैक्यूना। ठीक है। सिंगल सिंगल जो होगा वो लैक्यूना होगा, एंड इसके अंदर जो बोन के सेल्स होते हैं वो लाई करते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैम समझ में आ रहा है। दोनों को समझ में आ रहा है? इसका नहीं पता। रोहित समझता है? यस मैम। ठीक है। सो दिस इज ये जो स्पेसिफिक सिस्टम है ना बोन का, स्ट्रक्चर का, दिस इज वेरी स्पेसिफिक इन वर्टिब्रेट्स। इसीलिए अगर बोन को कभी देखा होगा तो वो पोरस दिखाई देते हैं अंदर से। क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। ये जो सिस्टम है ना उसके वजह से बोन आफ्टर डेथ, बहुत दिनों के बाद, हम जब अगर मेडिकल के फर्स्ट ईयर में वगैरह बोन का स्टडी होता है, जब बोन्स हम देखते हैं तब समझ में आता है कि वो पोरस कैसे दिखते हैं, स्पंज जैसे दिखाई देते हैं। वो क्यों? तो बिकॉज ऑफ दिस, इस तरीके का जो भी मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर होता है उसके वजह से। ये जो स्पेसिफिक सिस्टम है उसको हम हैवर्शियन सिस्टम बोलते हैं। यही हमको यहाँ पर स्टडी करनी है एक्चुअली, यही हम एक्चुअली सीख रहे हैं अभी। So the matrix is arranged in concentric layers which are called as lamellae, and each lamellae contains fluid filled structures called as lacuna। यानी ये जो lacuna है, ये जो beads है, इसमें fluid present होता है, and इस fluid में bone cells present होती है। ठीक है? So each lamella contains fluid filled cavities called as lacunae. Fine canals that radiate from each lacuna are called as canaliculi। See, अभी यहाँ पर
जो लैक्यूना है, ये लैक्यूना है, राइट, एंड लैक्यूना से कुछ रेज लाइक स्ट्रक्चर्स रेडिएट हो रहे हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं कैनेलिक्यूलाई। ये कैनेलिक्यूलाई क्या करते हैं, ये जो दो एडजेसेंट लैक्यूना है उनमें ब्रिज फॉर्म करते हैं, ये वाला होगा या दो लेयर्स वाला होगा या आजू बाजू वाले होंगे, उसमें ये ब्रिजेस फॉर्म करेंगे, कनेक्शंस फॉर्म करेंगे बिकॉज ऑफ कैनेलिक्यूला। ये जो लैक्यूनी होते हैं मैट्रिक्स में प्रेजेंट, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर है? yes समझ में आ रहा है? जहां पर भी समझ में नहीं आएगा स्टॉप करो और पूछो, ठीक है? ओके सो जो रेज लाइक या कैनल लाइक रेडिएशंस होते हैं लैक्यूना से, दोज आर कॉल्ड एज कैनेलिक्यूलाई। द कैनेलिक्यूलाई ऑफ एडजेसेंट लैमेली कनेक्ट विथ ईच अदर एज दे ट्रांसवर्स थ्रू द मैट्रिक्स। सो कैनेलिक्यूलाई जो होते हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। इन द लैक्यूनी ऑस्टियोब्लास्ट जैसे हमने वहां पर कॉन्ड्रोब्लास्ट देखा था, कॉन्ड्रोब्लास्ट इमैच्योर सेल्स होते हैं कार्टिलेज के, उसी तरीके से ऑस्टियोब्लास्ट इमैच्योर सेल्स हैं बोन्स के। सो लैक्यूना में क्या क्या प्रेजेंट होता है, लैक्यूना यानी जो भी फ्लूइड फिल्ड जो भी कैविटी है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ऑस्टियोब्लास्ट है, एक्टिव बोन सेल्स यानी ऑस्टियोसाइट्स एंड इनएक्टिव बोन सेल्स, ये सारा का सारा जो भी मतलब ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ये तीन टाइप की सेल्स होती है, ये तीनों प्रेजेंट होती है लैक्यूना में। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। द मैमेलियन बोन शोज अ पिक्यूलियर हैवर्शियन सिस्टम। जो भी सिस्टम अभी हमने देखा या जो भी स्ट्रक्चर देखा इंटरनल बोन का, दैट इज कॉल्ड एज हैवर्शियन सिस्टम। अभी तो आपकी ऑलरेडी एग्जाम ये हो चुका है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमेशा कि एक्सप्लेन द हैवर्शियन सिस्टम इन मैमेलियन बोन, तो इसमें ये सारा एक्सप्लेन करना पड़ता है। द हैवर्शियन कैनल इंक्लूजेस एन आर्टरी। नाउ सी, यहाँ पर हमको ये जो भी दिखाया है लैमेलीज है एंड सेंटर जो भी होता है, दिस सेंटर इज कॉल्ड एज हैवर्शियन कैनल। क्लियर है? ये जो हैवर्शियन कैनल होता है इसमें से ब्लड वेसल्स एंड नर्व पास होती है। रेड जो होगी, क्या होता है हमेशा रेड कलर से क्या डिनोट होता है, आर्टरी या वेन। रेड से आर्टरी बोलते हैं हम, ब्लू से वेन होती है एंड यहाँ पर जो है दूसरा वो नर्व है। तो आर्टरी यानी प्योर ब्लड सप्लाई करने वाली, ऑक्सीजनेटेड सप्लाई करने वाली, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली, एंड नर्व सप्लाई, ये सारा का सारा जो भी होता है इट travels through this canal is called as Haversian canal। ये जो पूरी सिस्टम होती है उसको हम बोलते हैं Haversian system। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ मैम। ठीक है। The Haversian canal encloses an artery, vein and nerves। Now observe that figure वगैरह। According to the presence of matrix, there are two types of bones present in human body। So दो मैट्रिक्स का भी हमने देखा हैवर्शियन सिस्टम कैसी होती है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द मैट्रिक्स दो तरीके के बोन होते हैं, स्पॉन्जी बोन्स एंड कॉम्पैक्ट बोन्स। स्पॉन्जी बोन्स में हैवर्शियन सिस्टम एब्सेंट होती है, सॉरी। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस दो टाइप है, स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट। इन स्पॉन्जी बोन्स द हैवर्शियन सिस्टम इज एब्सेंट। रेटिकुलेट मैट्रिक्स इज अरेंज्ड। रेटिकुलेट का मीनिंग तो पता होगा ना, लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन सीखा है ना, 10th में या 9th में था ना, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन लीव्स में, प्लांट्स में। नहीं, याद नहीं आ रहा है? रेटिकुलेट यानी वेब लाइक, कॉबवेब होता है ना उस तरीके का, यानी उसको कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होती है किसी भी तरीके से, लाइक ऐसे ऐसे कुछ भी किसी भी तरीके से जो भी होता है ऐसे। दिस इज रेटिकुलेट मैट्रिक्स। यहाँ पर जो हमने नॉर्मल हैवर्शियन सिस्टम देखा उसमें एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है which is called as Haversian system, as it is a specific arrangement of matrix।
तो स्पॉन्जी बोन्स जो होते हैं उसमें वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट एब्सेंट होती है। जो भी मैट्रिक्स है वो रेटिकुलेट अरेंजमेंट आपको वहां पर मिलेगी। समझ में आ रहा है? यस मैम। इट कंटेन्स रेड बोन मैरो। सो जो स्पॉन्जी बोन्स होते हैं उनमें सिर्फ रेड बोन मैरो होता है। बोन मैरो दो टाइप का होता है, रेड एंड व्हाइट। स्पॉन्जी बोन्स में हमको रेड बोन मैरो मिलेगा। एंड ये जो हैवर्सियन सिस्टम है ये एब्सेंट होती है। द मैट्रिक्स जो भी है वो रेटिकुलेट अरेंजमेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ ट्रैबेलिक्यूलर। सो ये जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं ट्रैबेलिक्यूलर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सारे वर्ड नए हैं, एक दो बार रीड करोगे तो पक्का हो जाएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आ रहा है समझ में स्पॉन्जी बोन का मैंने अभी क्या बताया? फिर से री एक्सप्लेन करना है क्या? यस मैम, वन टाइम करो ना। सी मैमल्स में जो बोन्स होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट मैट्रिक्स की दिखाई देती है हमको, जिसको हम बोलते हैं हैवर्शियन सिस्टम। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ दिस हैवर्शियन सिस्टम, बोन्स जो होते हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, स्पॉन्जी बोन्स एंड कॉम्पैक्ट बोन। जो स्पॉन्जी बोन होगा उसमें हैवर्शियन सिस्टम एब्सेंट होंगे, यानी जो भी स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है एक, वो एब्सेंट होती है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है वो इस तरीके से रेटिकुलेट अरेंजमेंट, यानी स्पाइडर का वेब जो होता है ना, उसका कोई स्पेसिफिक ये नहीं होता है, उसी तरीके से रेटिकुलेट अरेंजमेंट होती है मैट्रिक्स की। इस रेटिकुलेट मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्रैबेलिक्यूलाई। एंड स्पॉन्जी बोन्स जो होते हैं उसमें हमको ओनली रेड बोन मैरो मिलेगा। जो दूसरा टाइप है दैट इज कॉम्पैक्ट बोन। नाउ यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो हैवर्शियन सिस्टम, अगेन द मैट्रिक्स शोज हैवर्शियन सिस्टम विदाउट एनी स्पेस बिटवीन लैमेली। अभी कॉम्पैक्ट बोन में क्या होगा, ये जो लैमिलीज है ना, इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, एकदम पास पास में, लाइक यहाँ सॉरी ये जो सर्कल्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्लोज क्लोज होते हैं, दैट इज वाई कॉम्पैक्ट नेम है वो। समझ में आ रहा है? यस मैम। यानी हैवर्शियन सिस्टम तो प्रेजेंट है, बट जो लैमिलीज है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं विदाउट एनी स्पेस बिटवीन द लैमिली। मतलब नॉर्मल बोन, स्पॉन्जी बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन, इसमें फर्क क्या है? स्पॉन्जी बोन में हैवर्शियन सिस्टम एब्सेंट है, ट्रैबेलिक्यूलाई प्रेजेंट होती है। कॉम्पैक्ट बोन में हैवर्शियन सिस्टम प्रेजेंट है, बट ये जो लैमिलीज है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, वेराज जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उनमें लैमिलीज में थोड़ा बहुत स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ मैम। नाउ कनेक्टिव टिश्यू में जो दूसरा टाइप है दैट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमको ब्लड एंड लिम्फ स्टडी करना है। ये स्टडी जो है ये हमको डिटेल में 12th में करना है। सो ब्लड एंड लिम्फ आर द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द एनिमल। नाउ वी हैव टू स्टडी सर्कुलेशन का जो चैप्टर है उसमें ये डिटेल स्टडी करना है ब्लड का हमको। कनेक्टिव टिश्यू में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नो मैम। जो नेक्स्ट टाइप है टिश्यू का, अभी तक हमने दो कवर किए, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। जो थर्ड टाइप है दैट इज द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का थोड़ा बहुत जो है, मतलब ऊपर ऊपर का नॉलेज हमने 10th में थोड़ा बहुत लिया हुआ है। The cells of this tissue are elongated and these are called as muscle fibers. यहाँ पर जो सेल होता है वो elongated होता है, यानी नॉर्मली हमको सेल यानी ओवल है, सर्कल है, कॉलमनर है, इस तरीके से पता है, लेकिन मसल सेल जो होता है वो इस तरीके से फाइबर लाइक होता है। समझ में आ रहा है? That is elongated. Each muscle fiber is covered by a membrane called as sarcolemma. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, हर एक स्ट्रक्चर को उसका खुद का एक कवरिंग होता है। तो मसल का जो कवरिंग है या मसल फाइबर का जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। फॉर एग्जाम्पल मसल जो होगा, नॉर्मल जो हम बोलते हैं ना, मसल बनता है मसल फाइबर्स से,
बहुत सारे मसल फाइबर्स एक साथ आएंगे तो मसल बनेगा। मतलब यहाँ पर मैंने जो निकाला है इट इज अ मसल। यहाँ पर जो होता है एंडिंग में क्या होता है, टेंडॉन्स होते हैं। जो टेंडॉन्स है वो बोन्स को अटैच होते हैं, मसल बोन को अटैच नहीं होता है, चिपका हुआ नहीं होता है, ओनली टेंडॉन्स के हेल्प से मसल बोन को अटैच होता है। ये जब हमने टेंडॉन्स वगैरह लिगामेंट सीखा था तब मैंने बताया था आपको। तो ये जो मसल है इट इज मेड अप ऑफ दिस काइंड ऑफ फाइबर्स। समझ में आ रहा है अभी कैसे है? ऐसे बहुत सारे हाँ मैम। फाइबर्स का अलग अलग लेंथ मिला के एक हमको मसल मिलेगा। क्लियर है? जब मैं ये मसल फाइबर निकाल रही हूं तो इस मसल फाइबर को एक खुद का अपना कवरिंग होगा बाहर। ठीक है? इस तरीके से दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। अभी क्लियर है? यस मैम। मैम वहाँ पे ऊपर पर्पल कलर का डायग्राम है, वैसा है क्या? है क्या पता नहीं, मैंने देखा नहीं है डायग्राम। ये वाला हाँ। इससे बताती हूँ सिर्फ आपको। ठीक है? मतलब ये थोड़ा सा अलग वाला है, इट्स ओके। यहाँ पर ये जो सिंगल सिंगल दिखाया है ना, ये एक एक यस मैम। एक एक मसल फाइबर दिखाया है हमको। ठीक है? समझो, दिस इज वन मसल फाइबर, सेकेंड मसल फाइबर, थर्ड मसल फाइबर एंड फोर्थ मसल फाइबर। उसका मैम ये वो जो बॉर्डर है, this border is called as sarcolemma which will form the covering of the muscle fiber। समझ में आ रहा है? यस मैम। इफ अभी सी ये डायग्राम अलग है, ये मसल का ही है लेकिन इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग है। लेकिन आपको समझने के लिए, मसल का स्ट्रक्चर समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपको ऐसे सिर्फ बताया है कि इफ दिस इज अ सिंगल मसल फाइबर देन ये जो कवरिंग होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सार्कोलेमा। ये जो होगा ना यहाँ पर, ये जो कवरिंग होगा दिस इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। ठीक है? अभी क्लियर है? ओके मैम। The cytoplasm of muscle cell is called as sarcoplasm। तो जैसे साइटोप्लाज्म, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, तो जो भी साइटोप्लाज्म होगा इनसाइड द मसल फाइबर दैट विल बी कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। Large number of contractile fibers called as myofibrils are present in the sarcoplasm। अभी अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल मसल फाइबर निकाल रही हूँ, ठीक है? ये सिंगल मसल फाइबर है। अभी सिंगल मसल फाइबर जब मैं निकालती हूँ तो ये जो उसका लिमिटिंग फैक्टर होगा दैट विल बी द सार्कोलेमा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस मैम। दिस इज द सार्कोलेमा। नाउ यहाँ पर जो भी साइटोप्लाज्म होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। एंड इस सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोफाइबर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। समझ में आ रहा है? दीज मायोफिब्रिल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सार्कोप्लाज्म। समझ में आ रहा है क्या? मैं 3-4 बार बोल चुकी हूँ क्योंकि आगे जाके कंफ्यूजन होने के बहुत चांसेस होते हैं अगर बेस समझ में नहीं आया तो। यहाँ तक समझ में आ गया ये क्या क्या चल रहा है? ये मैं सिंगल मसल फाइबर का स्ट्रक्चर आपको बता रही हूँ। सार्कोलेमा, sarcoplasm, inside the sarcoplasm there are microscopic fibers which are called as myo यानी muscle, myofibrils, muscle fibrils माइक्रोस्कोपिक होते हैं as they are the part of muscle fiber। मायोफिब्रिल्स हम उसको बोलेंगे। फिब्रिल यानी माइक्रोस्कोपिक फाइबर, बहुत ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक फाइबर होता है। समझ में आ रहा है? One or many nuclei are present in the muscle cell depending upon the type। तो मसल सेल के आगे जाके हमको टाइप सीखने हैं डिपेंडिंग अपॉन द मसल टाइप। न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस और मोर देन वन न्यूक्लियस मे बी प्रेजेंट इन द मसल फाइबर। ठीक है?
मायोफिब्रिल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। सो अभी जो हमने देखा कि ये जो मायोफिब्रिल्स है मसल के अंदर के, अगर मैं यहाँ पर मायोफिब्रिल्स अलग कलर से निकालती हूँ सार्कोप्लाज्म में इस तरीके से, ये छोटे बड़े साइज उसका अलग अलग हो सकता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। तो ये जो मायोफिब्रिल है ये दो तरीके के प्रोटीन से बनते हैं, एक होता है एक्टिन एंड दूसरा होता है मायोसिन। दोनों के फंक्शन थोड़े थोड़े से अलग होते हैं, आगे जाके आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी थोड़ा सा जितना है उतने में, मतलब उतने पर हम कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैम। नाउ मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड डिक्रीज इन लेंथ ऑन स्टिमुलेशन। ये हमको पता है ना, जब भी स्टिमुलेशन मिलेगा तो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका मतलब क्या है, उसकी लेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी। सी मसल फाइबर का एक स्पेसिफिक ये है फंक्शन या एक कैरेक्टर हम जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी या कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, यानी मसल फाइबर हमेशा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। उसको हम इलास्टिक की तरह ये नहीं कर सकते। अब ये क्यों होता है, क्या होता है, ये आगे 12th में हमको सीखना है। बेसिकली कैसे होता है ना, जो भी इफ यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर बोन निकाल रही हूँ, नाउ इस तरीके से जॉइंट होते हैं, है ना, बोन के। यहाँ पर 1 नंबर का बोन है, यहाँ पर 2 नंबर का बोन है, यहाँ पर जॉइंट फॉर्मेशन है। नाउ जब भी मसल्स होते हैं ना, मसल्स हमेशा पेयर में होते हैं। कोई भी मसल जो होता है वो सिंगल कभी नहीं होता है। बहुत रेयर है जो मसल सिंगल प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे स्केलेटल बोन्स है या स्केलेटन जो भी है, स्केलेटल मसल्स जो भी है वो हमेशा पैर में होते हैं। स्केलेटल मसल्स यानी द मसल्स विच आर अटैच टू द बोन्स, उसको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। तो वो हमेशा पैर में होते हैं। अभी इसमें कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल ट्राइसेप बाइसेप तो हमको पता है ना, दो नाम तो ऑब्वियसली सबको पता है, ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स। ये पैर में होता है इस तरीके से। यानी इसमें से अगर यहाँ पर बेंडिंग हो गया, इस डायरेक्शन में अगर हम आर्म को मूव करते हैं तो क्या होगा, ये जो है ना यहाँ का मसल वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन यहाँ का खींचा जाता है अपने आप। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से अगर मूवमेंट इस साइड में होगी तो अपोजिट होगा, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड ये मसल अपने आप खींचा जाएगा। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में जो भी जॉइंट्स है उनमें मूवमेंट होती है। दैट इज व्हाई कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है, दैट इज द कैरेक्टर ऑफ अ मसल फाइबर। Now this character is achieved with the help of these two proteins which are present in the myofibril, actin and myosin. यहाँ तक क्लियर है? इसीलिए यहाँ पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है यही हमको बताया है, दूसरा जो कैरेक्टर है वो नहीं बताया, क्योंकि दिस इज ओनली द कैरेक्टर ऑफ मसल फाइबर। सो मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड डिक्रीज इन लेंथ। जब एक डिक्रीज होगा लेंथ में तो अपने आप उसका जो अपोजिट वाला होता है पैर वाला वो खींचा जाता है। वहां पर जो भी बोन्स होंगे, जो भी जॉइंट होंगे, वहां पर वो मूवमेंट होती है। हेंस मसल टिश्यू इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। दैट इज व्हाई हम मसल टिश्यू को कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू बोलते हैं। इट इज वैस्कुलर टिश्यू, मतलब इनको अपना खुद का ब्लड सप्लाई होता है। इट इज इनरवेटेड बाय नर्व्स टू, यानी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है एज वेल एज नर्व सप्लाई भी उनको होता है। जैसे हमने बोन में देखा था कि आर्टरीज है, वेन्स है, नर्व्स है, उसी तरीके से मसल सेल्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, इट इज अ एनर्जी जनरेटिंग फैक्ट्री, जैसे होता है ना, एनर्जी तैयार होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। तो मसल्स जो होते हैं, मूवमेंट बॉडी की हमेशा होती रहती है, तो एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है वो मसल सेल्स को जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज व्हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मच मोर एज कंपेयर टू अदर टिश्यूज इन द मसल सेल्स। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है। नाउ ये हो गया जनरल डिस्क्रिप्शन कि मसल टिश्यू कैसे होता है। मसल टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स,
सिंगल मसल फाइबर जो होता है उसका कवरिंग जो होता है उसको सार्कोलेमा बोलते हैं. सार्कोलेमा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है दैट इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म. दिस सार्कोप्लाज्म कंटेन्स large number of myofibrils which are made up of actin and myosin. This is the general structure of muscle fiber. Now मसल फाइबर जो होता है उसमें वन और मेनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द मसल फाइबर. वो किस टाइप का है उससे कल के लेक्चर में हम आगे ये जो मसल के या मसल टिश्यू है उसके जो टाइप्स है स्केलेटल मसल एंड नॉन स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल, ये जो टाइप है मसल टिश्यू के इसका स्टडी करेंगे. यहाँ तक क्लियर है सब? यस मैम.